नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBD अल्सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है, अपने कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान में पहली बुक का अपना 30 सॉल्यूशन आज अपन शुरू करने वाले हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस जो अपना सिलेबस चल रहा है वो अपना है NCERT सिलेबस। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज इस पार्ट को समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से समझ के इसको पढ़ना। तो पहले इसमें जो अपना है पहला लिखा हुआ कि वर्चस्व। तो बेसिकली वर्चस्व होता क्या है? तो वर्चस्व का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें कोई देश विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो, यानी कि विश्व में कोई ऐसा देश हो जो बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो। यानी अपन कह सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व का मतलब भी एक ऐसी ही स्थिति है। यानी इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अमेरिका भी विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर स्थिति में है। और ये ताकत किस किस क्षेत्र में हो सकती है? ये ताकत अकेले आर्थिक क्षेत्र में नहीं होती है। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, साथ में सैन्य शक्ति भी इसमें शामिल होती है, जो कि आता है वर्चस्व कहलाता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो कोई देश विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में होता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्चस्व कहा जाता है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ अमेरिकी वर्चस्व। तो अमेरिका क्या है? बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, और ये ताकत उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य ताकत है। इसी को क्या कहा जाता है? वर्चस्व कहा जाता है। अब देखा जाए तो बेसिकली ऐसी स्थिति बनी क्यों कि अमेरिका का वर्चस्व ही क्यों पूरे विश्व में फैला? उसका क्या कारण है? तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति क्यों बनी? तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान जब विश्व में दो महाशक्तियां थी, कौन कौन सी? अमेरिका तथा सोवियत संघ थी। दो महाशक्तियां कौन कौन सी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं? शीत युद्ध के टाइम पे भी अमेरिका और सोवियत संघ। तब शक्ति का संतुलन बना रहता था। अब शक्ति का संतुलन बना रहता था, पर सोवियत संघ का जो ही विघटन हो गया, उसके बाद जब विश्व में सिर्फ एक ही देश यानी अमेरिका रह गया, मतलब ताकतवर देश, महाशक्ति कौन रह गया? अमेरिका। तब विश्व में शक्ति का संतुलन समाप्त हो गया। जो संतुलन था वो कैसा हो गया? क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि देखा जाए शीत युद्ध के दौरान तो दो शक्तियां थी, महाशक्तियां, सोवियत संघ और अमेरिका। तो उस समय शक्तियों का संतुलन रहता था, दोनों में होड़ लगी रहती थी महाशक्ति बनने की। तो वहां पर क्या था? शक्ति में संतुलन था। परंतु जो ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो तत्पश्चात एक ही महाशक्ति रह जाती है, और वो कौन है? अमेरिका। अमेरिका एक ऐसी अकेली महाशक्ति बन गई जो एक ऐसी स्थिति में आ गई कि वे विश्व में कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकता था। यानी अमेरिका को अब किसी भी काम को करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। वो ऐसी महाशक्ति बन चुका था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, सोवियत संघ समाप्त हो चुका था, और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। यानी कि अमेरिका जो भी काम करता अपनी मर्जी से करता, और उसको रोकने वाला, उसकी भी टांग अड़ाने वाला कोई नहीं था। इस स्थिति को ही अमेरिकी वर्चस्व कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? यानी कि अमेरिका का वर्चस्व जो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी की परमिशन की उसको आवश्यकता नहीं होती है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। यही क्या है? बेसिकली अमेरिकी वर्चस्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अब अपन पहली घटना पढ़ रहे हैं जो दिखाती है कि अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से है विश्व के अंदर। पहला आ रहा है अपना 4 ऑपरेशन अपन यहाँ पढ़ेंगे। अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने के लिए अपन 4 ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो पहला ऑपरेशन आ रहा है अपना ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, यानी जिसको अपन हिंदी में खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। अब देख ली बेसिकली खाड़ी युद्ध क्या होता है। तो खाड़ी युद्ध की डेफिनेशन समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा खाड़ी देश क्या होता है। तो खाड़ी देश उसको कहते हैं कि ऐसा देश जिसके तीन भाग की तरफ भूभाग हो, मतलब 3 तरफ धरती हो और एक तरफ क्या हो? पानी हो। यानी पानी जैसे महासागर से गिरा हो, सागर से गिरा हो, तो उसी को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। यानी ऐसा कोई देश हो जिसके एक तरफ पानी हो और बाकी 3 दिशाओं में क्या हो? 3 भाग में 3 तरफ क्या हो? धरती हो, भूभाग हो, उसी को क्या? खाड़ी देश कहा जाता है। तो खाड़ी युद्ध भी बेसिकली वही है।
कि यानी कि जो जो खाड़ी देश जो शामिल थे जिन युद्ध में, उसको खाड़ी युद्ध कहते हैं। अब ये हुआ क्या, तो देखिए खाड़ी युद्ध को समझने के लिए अपने को समझना है, देखिए कि अपन एक देखते हैं स्टोरी इराक की। भाई देखा, इराक, कुवैत हो गया, उसके अलावा बहुत सारे जो खाड़ी देश हैं, तो वहाँ पर क्या है, तेल का उत्पादन होता है। हमें सबको पता है कि इराक में, कुवैत में, इन सब में क्या होता है, तेल का उत्पादन होता है। साथ इसमें बहुत सारे अरब देश शामिल है, जैसे अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इस प्रकार से। तो देखा जाए तो कुवैत को 1961 में आज़ादी मिली थी। तो कुवैत और इराक क्या है, बिल्कुल पास में, टच में है। तो इराक ने उस समय क्या सोचा कि कुवैत के पास भी काफ़ी सारा तेल है, तो क्यों ना हम इस कुवैत को अपने पास ही मिला लें। ऐसी सोच किसकी थी, इराक की थी। तो उसकी कोशिश काफ़ी समय पहले से ही कुवैत को अपनी तरफ, अपनी सीमा में मिलाने की थी, कि काफ़ी सारा हिस्सा वो कुवैत का अपनी तरफ लेना चाहता था। उसके बाद में देखा जाए तो 1991 के समथिंग एक वहाँ का जो इराक का राष्ट्रपति था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, बहुत ही तानाशाह राष्ट्रपति था। तानाशाह का मतलब वो किसी की सुनता नहीं था, है ना, जो उसको मन में होता था वो करता था, वो तानाशाह आप समझ सकते एक्चुअल में। तो जो सद्दाम हुसैन था, उसने क्या सोचा कि मैं अगर कुवैत को मेरे पक्ष में कर लेता हूँ या मेरी तरफ कर लेता हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। अब उसने कुवैत को और इनको क्या किया, ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हो, एक सीमा से ज़्यादा तेल का क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। परंतु कुवैत ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे बीच में कि हम कितना तेल ले लें कितना नहीं ले रहे, चलो वो अलग बात थी। तो इराक ने क्या सद्दाम हुसैन ने क्या किया, उस समय उसके पास काफ़ी पैसा था इसी, तो उसने क्या किया, सोवियत संघ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मिसाइलें, टैंक और जो परमाणु बम्स होते हैं वो, साथ ही साथ एरोप्लेन्स, जो मतलब फाइटर प्लेन्स जिनको अपन कह सकते हैं, वो सारे इसने क्या करे, सोवियत संघ से खरीद लिए। तो उसको लगा, मतलब सद्दाम हुसैन को, कि मेरे पास बहुत ताकत है, मैं चाहूँ तो कुवैत तो वो छोटा देश है, उसको मैं तुरंत मिट्टी में मिला सकता हूँ, ऐसा उसका मानना था। किसका, सद्दाम हुसैन का। तो उसने सोचा कि भाई हम तो क्या कर सकते हैं, बहुत ताकतवर हैं और हम किसी से जीत नहीं सकते हैं, हमें कोई जीत नहीं सकता है, हम बहुत आसानी से सामने वाले को हरा सकते हैं, ऐसा सद्दाम हुसैन को लगता है। तो उसने क्या किया, सद्दाम हुसैन ने जो 2 अगस्त 1990 की बात है, कुवैत पर जो दोपहर के दिन 2 बजे के समथिंग कुवैत पर क्या कर लिया, हमला करके, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया। कुवैत को 2 अगस्त को अपने कब्जे में ले लेता है वो इराक, यानी कि सद्दाम हुसैन, उसका जो तानाशाह था। तो उसके बाद देखिए क्या घटनाक्रम होता है, किस प्रकार से रहता है। अब देखिए उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि अगस्त 1990 इराक का कुवैत पर कब्जा। 1990 यानी 2 अगस्त 1990 को दोपहर के 2 बजे के समथिंग इराक क्या करता है, कुवैत पर कब्जा कर लेता है। बाकी जो देश होते हैं, विश्व के जितने भी देश होते हैं, वो इराक को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु इराक नहीं मानता है। इस स्थिति में क्या होता है, इराक नहीं मानता है। तब यूएनओ द्वारा एक नाटकीय फैसला लिया जाता है। यूएनओ अपन जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संगठन भी अपन कहते हैं। तो वो एक नाटकीय फैसला लेता है। अब यहाँ देखिए नाटकीय फैसला क्या है, क्यों है, तो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में कि नाटकीय फैसला क्यों है। और इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी गई। यूएनए को इस सैन्य अभियान के को ही ऑपरेशन डेजर्ट कहा गया, क्योंकि जो ही मतलब कुवैत पर इराक ने क्या किया, मिसाइलों से इनसे हमला किया, तो उसकी खबर उसके बाद में व्हाइट हाउस में पहुंची कि भाई हाँ कुवैत, 6 घंटे बाद में खबर पहुंची थी वहाँ पर, और व्हाइट हाउस वालों को विश्वास नहीं था, फिर भी उनको लग रहा था भाई ऐसा होने वाला है। तो उनको जो ही 6 घंटे बाद में उसकी खबर पहुँचती है, तो वो क्या करते हैं, इराक की जनता से कहते हैं कि हम कोई किसी प्रकार खून खराबा नहीं चाहते हैं, हमें ये पसंद नहीं हो कि क्या हो, खून खराबा हो। तो अगर आप लोग वहाँ की जनता, इराक की जनता चाहे और अपने जो तानाशाह राष्ट्रपति है सद्दाम हुसैन, अगर उसको क्या करें, वहाँ उसके पद से हटा दें, अगर उसको पद से हटा दें और इस पूरे जो पूरा मामला है अपने पक्ष, अपने इसमें ले लें अपने हाथों में, तो हम कुछ कर सकते हैं। परंतु ऐसा बेसिकली होता नहीं है और सद्दाम हुसैन टसमस नहीं होता है। तो फिर यूएनओ, जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है, एक सैन्य अभियान चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसका नाम क्या डलता है, होता है ऑपरेशन का, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब देखिए इस अभियान में, इस ऑपरेशन में
अकेला जो अमेरिका ही नहीं होता है, बाकी बहुत सारे जो देश थे वो भी इसके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया, यानी वहाँ पर सेना को भेजा गया। ये सेना वैसे तो 34 देशों की थी, कितने 34 देश इसमें शामिल थे, बहुत सारे। इसमें कुवैत था, इसमें जॉर्डन था, संयुक्त अरब अमीरात था, अरब था, इस प्रकार के काफ़ी सारे देश इसमें क्या थे, शामिल थे। 34 देश थे, यानी कि ये एक संयुक्त लड़ाई जिसको अपन कह सकते थे इसमें। परंतु 75% सैनिक अमेरिका के थे, यानी यहीं से पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, अमेरिकी वर्चस्व है कि 25% बाकी देशों से थे, परंतु 75% जो सैनिक थे वो किसके थे, अमेरिका के थे। और इस सेना का जो जनरल था ना, वो जनरल भी कौन था, अमेरिका का ही था। नाम था उसका नॉर्मन श्वार्ज़कोव, वो उसका जनरल था, जो भी क्या का था, अमेरिका का था। तो ये सेना लेकर कहाँ पहुँच जाता है, इराक पर, और इराक पर क्या करता है, हमला करता है। अब देखिए, सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक का राष्ट्रपति था, उन्होंने कहा कि ये जंग 100 जंगों की एक जंग होगी। इसका मतलब ये है कि उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होगा। किसको, इराक को हराना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसको सद्दाम हुसैन को लग रहा था कि भाई हमने क्या सोवियत संघ से काफ़ी सारे अस्त्र शस्त्र वगैरह खरीद रखे हैं, हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे पास बहुत सेना है। उसमें मतलब घमंड में रह गया कि मुझे हराना बहुत ही मुश्किल होगा, 100 जंगों की ये एक जंग होगी, है ना। परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं हुआ, और इराक बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में हार गया और उसे कुवैत से हटना पड़ा। बहुत ही आसानी से क्या हो गया, इराक हार गया। अब उस समय जो ना जान माल की जो हानि बेसिकली देखा जाए तो इराक की तरफ से 20,000 से लेकर 35,000 तक सेना और जनता को हानि पहुँचानी पड़ी थी, उठानी पड़ी थी, मतलब इतने लोग मारे गए थे। और बेसिकली कुवैत की तरफ से देखा जाए तो 240 से लेकर 342 तक इतने ही लोग इधर से मारे गए थे, यानी कि ज़्यादा हानि किसको उठानी पड़ी थी इस जंग में, इराक को ही इसकी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी। अब देखिए, इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। ये जो युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी जो शक्तियाँ थी, ताकत थी, उसका क्या किया, खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। स्मार्ट जो बम थे, जो कंप्यूटर से चलते थे, उनका प्रयोग किया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। कैसा युद्ध, कंप्यूटर युद्ध भी इसको कहा गया, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। साथ ही साथ इस युद्ध का टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया गया। जो युद्ध हुआ तो उसका लाइव प्रसारण भी टीवी पर किया गया, तो इसी वजह से इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीडियो गेम वॉर। क्यों कहा जाता है वीडियो गेम वॉर, क्योंकि जो युद्ध हुआ था इराक पर अमेरिका का, तो उसका लाइव प्रसारण टीवी पर किया गया, तो इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। यानी अब देखा जाए तो ये यूएनओ द्वारा लिया गया इस फैसले को नाटकीय इसलिए कहा गया क्योंकि उससे पहले कभी भी यूएनओ द्वारा इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया था। यूएनओ ने कभी इस प्रकार का युद्ध का निर्णय नहीं लिया था, इसलिए इसको नाटकीय फैसला भी अपन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। चलिए अगले ऑपरेशन को अपन पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेशन अपना अगला ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, यानी कि ऑपरेशन अनंत पहुंच। तो इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बिल क्लिंटन थे। तो देखिए क्या होता है कि 1998 में 2 अमेरिकी दूतावासों, नैरोबी जो कि केन्या का है और दार ए सलाम जो कहाँ पर है, तंजानिया में है, उस पर हमला हुआ। तो इस हमले के लिए आतंकवादी संगठन अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया। कौन से आतंकी संगठन, अलकायदा को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। और इसके जवाब में अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया गया। अब देखिए क्या होता है कि जो आतंकी संगठन है अलकायदा, उसका जो कमांड होता है वो कौन होता है, ओसामा बिन लादेन। तो अलकायदा का कमांडर कौन होता है, ओसामा बिन लादेन। अब बेसिकली देखा जाए तो जो अलकायदा है वो कहाँ पर है, अपने जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, उसमें कौन है, अलकायदा है। और अलकायदा को किसने बनाया, बेसिकली अगर देखा जाए तो अलकायदा को बनाने वाला अमेरिका ही होता है। जिस अलकायदा संगठन को बनाने पोषण करने वाला कौन है, अमेरिका है, और उसका मुख्य है, अपन ने देख लिया, ओसामा बिन लादेन। तो क्या होता है, ये जो अलकायदा होता है वो उसके 2 अमेरिकी दूतावासों, एक तो नैरोबी में केन्या के अंदर है, और जो केन्या की राजधानी है नैरोबी,
और दार एस सलाम जो तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है उस पर क्या करता है, हमला कर देता है। तो आगे देखिए, अब इसके जवाब में अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया गया। तो अमेरिका ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया अनंत पहुंच, ऑपरेशन अनंत पहुंच, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अलकायदा से हमले का बदला लेना, कि अलकायदा ने जो हमला उस पर किया था उसका बदला लेना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस ऑपरेशन के तहत अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। अब जो अलकायदा के ठिकाने थे उन पर अमेरिका ने अपने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अब देखिए, बेसिकली जो अलकायदा का मुख्य कमांडर होता है ओसामा बिन लादेन, वो यहाँ पर होता नहीं है, तो वो तो क्या होता है, बच जाता है, परंतु भौतिक हानि अलकायदा को इसको उठानी पड़ती है, इसके काफ़ी सारे हड्डे क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। अब आगे देखिए, इस हमले की यूएनओ की अनुमति भी नहीं ली गई। इस हमले को जब अमेरिका ने किया तो उसने यूएनओ से इस हमले के बारे में परमिशन नहीं ली, और इन हमलों की वजह से कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। अब जो ये हमले किए गए तो उसके माध्यम से क्या हुआ, बहुत सारे बेगुनाह लोग उन हमलों में मारे गए, और इन्हीं हमलों की वजह से क्या होता है, अमेरिका की काफ़ी आलोचना भी की जाती है। तो ये था अपना ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। अभी 2 ऑपरेशन और अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे के आने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज अपन ने देखा अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, उसके बाद में अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने के लिए अपन ने 2 ऑपरेशन पढ़े, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म एंड दूसरा ऑपरेशन पढ़ा अपन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। अभी 2 ऑपरेशन और अभी आगे आने वाले बाकी हैं, तो अगले वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अनुमति दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।